जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपका फेवरेट शो ब्रेकिंग बैरियर्स। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, और जो कि एनालिस्ट हैं, और आप उनको बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पर इंडिया में देखते हैं, लेकिन हमारे शो में भी टाइम निकाल कर आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो कर्नल साहब। जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपके शो में भी आते रहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा आपके शो में आप हमें इजाजत देती हैं। मेरे लिए उससे बड़ी कोई इज्जत नहीं है, उससे बड़ी आप मेरी हौसला अफजाई नहीं कर। मैटर ऑफ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी कि थैंक यस, यू सो मच। इवन व्हेन यू आर अ पाकिस्तानी वी बोथ आर एबल टू स्पीक सो वेल। या एग्जैक्टली। तो करण साहब, दो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से हम इसके पर जो हर रोज नई डेवलपमेंट आती है, मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया, इसराइल एंड ईरान, और यूएस एंड ईरान, और अब उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, आप जानते हैं। मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन अब एक तो खबर ये है कि एक नया दौर होगा मुज़ाकरात का, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ये जो दौर है पाकिस्तान में होगा। लेकिन इस खबर पर आने से पहले और आपका मौकिफ जानने से पहले एक और खबर चल रही है इसके हवाले से, और वो खबर सीबीएस और दूसरे और काफी जो अमेरिकन मीडिया हैं, सीएनबीसी और काफी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पर चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अब ऑर्डर कर दिया है हॉर्मुज को ब्लॉकेट का, और ये स्टार्ट हो चुका है, तो इससे जो इंडिया और चाइना है, इस पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने लगा है या आएगा। सर, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या वाकई ऐसा है कि इंडिया भी इस वक्त प्रेशर में आ चुका है इस एक स्टेप लेने के बाद अमेरिका की तरफ से? अगर हम ब्लॉकेड को लेकर बात कर रहे हैं कि ब्लॉकेड के वजह से इंडिया और चाइना पर आने वाला है, तो आपको अपने श्रोताओं को, आपके अपने व्यूअर्स को एक बात समझानी पड़ेगी कि ब्लॉकेड का मतलब क्या है। और ब्लॉकेड का क्या मतलब है, सिर्फ वही निकाला जाना चाहिए जो बोला जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है। समझने के लिए तो 100 चीजें समझी जा सकती हैं, एप्रीहेंशंस की बात नहीं करेंगे। जो स्टेटमेंट निकल कर आई है मैं उसको एनालाइज कर सकता हूं। यूएस ने अब से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सो कॉल्ड ब्लॉक था ईरान द्वारा। अगर वो ईरान द्वारा ब्लॉक था तो मुझे आप बता दीजिए, उन्होंने 6 से 7 कंट्रीज के लिए बोला कि ये अलाउड है। उसमें चाइना का नाम भी था, उसमें पाकिस्तान भी था, और उसमें इंडिया भी था। बाकी और कौन था हमें कोई मतलब नहीं। इस समय हम सिर्फ हर एक को अपने अपने कंट्री का ज्यादा देखना चाहिए। सो अगर उस ब्लॉकेड में ईरान ईरान ब्लॉकेड में अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना अफेक्टेड नहीं था। अब आता है सेकंड ब्लॉकेड। सेकंड ब्लॉकेड ये था कि जी यूएस ने बोला कि हॉर्मूज को क्रॉस कर कर गल्फ ऑफ ओमान में जो जहाज आएगा हम उसे 100, 200, 300 किलोमीटर दूर रोकेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ ओमान इज अराउंड 550-60 किलोमीटर इन लेंथ, एंड जो उसका वाइडेस्ट पॉसिबल एरिया है दैट कम्स टू अराउंड 230, 40, 50 किलोमीटर्स। सो तकरीबन आप मान लीजिए 250 किलोमीटर। इस जगह को ब्लॉक करने के लिए यूएस ने अनाउंस किया कि हमारी 12 शिप्स लगेंगी, 12 फ्रिगेट्स लगेंगे, वॉरशिप लगेगी, जो मर्जी आए बोल दीजिए। इसमें मैं स्ट्राइक ग्रुप एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंट नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि वो 100-200 किलोमीटर दूर पर कभी आके नहीं लगेगा। ऐसा मेरा आकलन है कि आप ईरान के इतने पास आ जाएं कि ईरान अगर पत्थर भी फेंकेगा तो आपके ऊपर स्ट्राइक कर पाएगा, वो नहीं चाहेगा कोई। बट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का मकसद भी एक अलग होता है। सब अब मोटे तौर पर बात आ गई, 12 जहाज 250 किलोमीटर, दैट मीन्स हर 25 किलोमीटर पर कहीं एक जहाज होना चाहिए अगर ब्लॉकेड आपको लगाना है। अब उन्होंने अनाउंस क्या किया, यूएस ने स्पेसिफिक अनाउंस किया कि ये ब्लॉकेड हम उन जहाजों के लिए जो शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, मर्चेंट वेसल हैं, ये उनके लिए है जो ईरान के किसी भी पोर्ट से कोई भी सामान लेंगे या वहां देंगे, हम उसको जाने नहीं। इसका मतलब है कि अगर ऑयल की बात कर लें तो खर्ग आइलैंड के अलावा ऑयल कहीं भरा नहीं जाएगा। सो खर्ग आइलैंड से अगर कोई जहाज आता है, शिप आती है, टैंकर आता है, सुपर टैंकर आता है, तो उसे रोक लिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा, और अगर झड़प हो गई तो मार गिराया जाएगा। उन्होंने ये भी बोल दिया कि वी विल
वी विल डिस्ट्रॉय इट, वी विल कैप्चर इट, वी विल डू दिस। उसके बाद बंदर अब्बास है, बंदर अब्बास से ऑब्वियस बात है कोई ना कोई मर्चेंट वेसल आएगा। चाबहार है, वहां से कोई ना कोई मर्चेंट वेसल आएगा। तो उनका कहना है कि उसको भी हम रोकेंगे, उसको भी हम वापस भेजेंगे, और अगर बात नहीं बनती है तो उसे भी हम डिस्ट्रॉय करें। और ये क्यों? क्योंकि सीधी बात है कि यूएस ने एक तरीका निकाल लिया कि बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की जरूरत नहीं है, ना आप कर पाते, ना आपसे होता, और अब आपने एक वे आउट निकाल लिया। क्योंकि अब से पहले जो बात चल रही थी बूट्स ऑन ग्राउंड, जो कि बड़ी डेवास्टेटिंग रिजल्ट लाती यूएस के लिए इन टर्म्स ऑफ बॉडी बैग, तो उसको उनके आर्मी कमांडर्स ने अवॉइड कर लिया है। और उन्होंने बोला है सर हम वही चीज क्यों, क्योंकि इफ यू वांट टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड इन खर्ग आइलैंड, क्यों डालना चाहते हैं कि भाई वहां से ईरान का कोई ऑयल सप्लाई ना हो, उसका इनकम का जरिया बंद हो जाए, क्योंकि 95% ऑफ ईरानियन इनकम इज फ्रॉम खर्ग आइलैंड। और हमने आपको वही करके दिखा दिया कि खर्ग आइलैंड में आप भर लीजिए सुपर टैंकर में क्रूड ऑयल, लेकिन हम उसे जाने नहीं देंगे। जब जाने नहीं दोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। एक बात। सो सीधी सीधी बात निकल कर आती है कि बाकी कंट्रीज जो अपने, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं इंडिया के तौर पर, कि इंडिया का अगर एलएनजी कतार में भर रहा है और कतार से आ रहा है तो उसे अलाउ किया जाएगा। इसी तरह अगर यूएई से आ रहा है उसे अलाउ किया जाएगा, सऊदी से आ रहा है उसे अलाउ किया जाएगा। ऐसा यूएस का डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अब आती है बात कि उसके बावजूद दुनिया में और हमारे जैसी कंट्रीज के ऊपर इसका असर क्यों? असर इसलिए कि इस डर से, इस खौफ से कि पता नहीं ईरान स्ट्राइक करेगा या यूएस स्ट्राइक कर देगा, कंफ्यूजन में कोई अपना जहाज ला ही नहीं रहा। जो इंश्योरेंस है वो बोलती है कि मैं अब 800% बढ़ाकर करूंगा, आपको महंगा पड़ रहा है। एक तो ऑलरेडी क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है, 100 को क्रॉस फिर से कर गया है, 104 105 पर आ गया है। कहां 70 72 था, 105 प्लस, प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट भी बढ़ गया है। भाई जिसका जहाज है अब वो फ्रेट के चार्जेस ज्यादा लेगा ना आपसे, क्योंकि उसका रिस्क बढ़ रहा है। सो मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के ऊपर अगर स्पेसिफिक आंसर मैं करूं तो यस, इसका एक फेयर शेयर हमारे ऊपर जरूर आएगा। बट मुझे लगता है क्रिपलिंग इफेक्ट, क्रिपलिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो शायद इंडिया पर नहीं आएगा, क्योंकि ईरान भी अलाउ कर रहा है और यूएस भी अलाउ कर रहा है। अब करेगा या नहीं करेगा वो अगले 1-2 दिन में देखा जाएगा, बट ठीक उनकी है। अनाउंसमेंट ये है। फर्क आएगा अच्छा। चाइना पर, चाइना पर, क्योंकि अच्छा। चाइना इज 90% बायर ऑफ द इरानियन ऑयल। सो ये लड़ाई अब बढ़कर चाइना के पाले में आ जाएगी कि भाई मेरा जहाज है। जैसे कि अभी आपने देखा एक जहाज को, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट, कि उसको वापस कर दिया, ऐसा कहा जाए, रिच स्टैरी को वापस कर दिया। चाइना बोलता है नहीं उसको निकल गया, बट जो भी है एक अकेले जहाज से इंडिकेशन नहीं मिलेगा, आने वाले समय दिखाएगा। और ये मुझे लगता है ये प्रेशर बनाया ही इसीलिए गया है कि कहीं ना कहीं ईरान को मजबूर किया जाए कि वो वापस टॉकिंग टेबल पर आकर यूएस की कंडीशंस को मान जाए। तो चाइना रशिया से ऑयल नहीं लेता? लेता है, बिल्कुल लेता है। अच्छा, लेता है। आपने आप कहा ना समझिए, 90% ईरान से लेता है। यस, नाइन ना 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 ना, आप गलत ले रही हैं। अच्छा। 90% ऑफ द ऑयल ऑफ ईरान इज परचेज बाय ओके देम। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। चाइना की अपनी रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, ठीक है ठीक ठीक है है ना? ठीक है। तो अब वो क्यों लेना बंद नहीं करेगा? हालांकि उसके पास रशियन सो कॉल्ड ऑप्शन है और वो वहां से भी लेता है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर अगर वो ऑयल लेता है तो उसे सस्ता मिलता है, उसके युआन की वैल्यू बढ़ती है, विच चाइना इज लुकिंग फॉर। सो ऑब्वियस बात है कि चोट जो है, जो सीधे तौर पर लगेगी, ईरान बेच नहीं पाएगा, और शायद अगर ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है, और चाइना खरीद नहीं पाएगा या उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट दिस ब्लॉकेज इज ऑल अबाउट। ओके, इसके अंदर एक चीज ये है, एक इस टॉपिक पर आखिरी सवाल, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे कि आपके कंट्री में, इंडिया में, तो जब ये सब हो रहा है तो तब भी ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ी, बल्कि पाकिस्तान में तो इसके ऊपर काफी चीखें निकलती नहीं, काफी ज्यादा बोला जाता रहा, आवाम बड़ी चीखती रही कि भाई हमसाए में तो उन्होंने बढ़ाया ही नहीं और हमारी तरफ बढ़ा दिया।
तो फिर आपको लगता है कि लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है तो तब शायद प्राइस भी बढ़ानी पड़े? देखिए, अगर ऑयल का संकट दुनिया में आएगा तो मैं ये कहूं कि नहीं, मैंने रेनकोट पहना हुआ है, मेरे ऊपर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, मेरे ऊपर भी आएगा। ओके। आज की तारीख में मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, आई कैन ओनली एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, सो आई कैन ओनली टेल यू कि आज की तारीख में अगर 28 फरवरी को जब से अटैक हुआ है तब से लेकर आज तक, यस्टरडे इवनिंग तक, मेरे यहां पर पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा है। इट वॉज 94 रुपीज 77 पैसा, it is 94 rupees 77 paisa, and for consecutive last 12 months the rate has not got increased. We were lucky, we have planned it well, we are able to manage it well, वगैरह वगैरह। अब आती है बात कि होगा क्या। अब अगर क्रूड ऑयल जो मैं $72 के आसपास खरीदा करता था, उसके हिसाब से रेट वॉज सपोज टू बी 94 रुपीज 77 पैसा। अगर क्रूड ऑयल हैज गॉन टू 102 एंड 103 एंड 104, दैट मींस $30 का अगर वो कीमत बढ़ा है तो उसका एक रिपरकशन मेरे ऊपर तो आएगा ही आएगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट, क्योंकि जो मेरे पास 60 डेज का रिजर्व है उसको मुझे मेकअप भी तो करना है ना। अब मेकअप करने वाला जो ऑयल है दैट इज कमिंग एट मोर देन 100 रुपीज। मेरे पास जो पहले का है दैट इज एट 72 रुपीज या $72, जो भी ले लीजिए। सो इस वजह से ये रेट जरूर बढ़ेगा। ये आज की तारीख में हमारे पास, जैसा मैं बड़े फ्रैंकली आपके साथ बात कर रहा हूं, कि हमारे पास इलेक्शंस चल रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, एक पॉलिटिकल स्टंट भी होता है दिखाने का, और एक बहुत बड़ी होप होती है कि ये लड़ाई अगर रुक गई तो चीजें ठीक हो जाएंगी, चाहे थोड़ी देर में हो जाए, और लड़ाई तो रुकनी है। हाँ, ये अब आपने क्योंकि ये बात कर दी लड़ाई रुक गई, तो लड़ाई रोकने के लिए कहा यह जा रहा है कि एक और सेशन होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब खबर ये सामने आ रही है और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जो अगला दौर होगा टॉक्स का वो भी पाकिस्तान में होगा। बल्कि ये भी खबरें आती रही कि उनको उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि स्विट्जरलैंड में कर लेते हैं, जिनेवा में कर लेते हैं, कहीं ऐसी जगह पर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसको पाकिस्तान में ही होना चाहिए। फिर एक और खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि ट्रंप खुद भी पाकिस्तान जाएं इन टॉक्स के लिए। और उन्होंने एक जो जर्नलिस्ट हैं अमेरिकन जो कि पाकिस्तान गई हुई हैं इसको कवर करने के लिए, तो उन्होंने ये एक टेलीविजन चैनल पर बैठ के बताया है कि उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ये बात की कि अब वो वापस आ रही हैं अमेरिका, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता हूं कि तुम्हें अभी वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन तुम अगर रुक जाओ तो हो सकता है वहां पर और भी बहुत कुछ हो। तो इससे हमारे सामने एक नक्शा ये आता है कि लगता है कि नेक्स्ट टॉक्स का जो है एक दौर वो भी पाकिस्तान में होने जा रहा है अगले कुछ दिन के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि पहले आपने कहा था, जब हमने इस पे बात की थी अपने प्रीवियस शो में, तो आपने कहा था ये टॉक्स नाकाम होंगी। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो दौर एक होगा, क्या इसमें टॉक्स कामयाब होंगी? क्योंकि नाकाम तो ठीक है हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन अगर वो एक्सटेंड हो रही हैं टॉक्स और उसके रिजल्ट के तौर पर अल्टीमेटली जंग रुकती है जो कि ऑलरेडी सीज फायर है और ये सब सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर ये टॉक्स नाकाम नहीं बल्कि कामयाबी कहलाएंगी। एम आई राइट सर? आई एम अ मैन फ्रॉम मिलिट्री वेयर मेरा एक्सपोजर मिलिट्री डिप्लोमेसी में काफी रहा है, और इसको मैं बड़ा प्राइडफुली लेता हूं। बाय द वे, मैं लास्ट आदमी हूं मेरे अपने लिए, गलती से बोल जाऊं वो एक अलग बात है, बट मैं लास्ट आदमी हूंगा जो ये कहूंगा कि कोई भी टॉक्स नाकाम हो गई। मैं ये कभी नहीं कहूंगा। मैं हमेशा कहूंगा कि दे कुड नॉट गेट सक्सीडेड, दे कुड नॉट सक्सेस, देयर इज होप फॉर इट। एक होता है ना कि बातचीत खत्म हो गई, नहीं, बातचीत एक रिजल्ट, डिजायरेबल रिजल्ट नहीं ला पाई। और उन दिनों में जब आप मेरी बात कर रही हैं तब मैंने तब भी यही कहा था कि जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके का एनवायरमेंट बन रहा है, उसमें मुझे नजर नहीं आता कि बातचीत कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। कितनी का मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और पूरी की पूरी सक्सेस भी हो सकती है। आज आप देख रहे हैं ये वही वैंस हैं जो जहाज पर चढ़ने से पहले, वापस जाने से पहले बोलकर गए थे कि
वी कुड नॉट डू अ डील, सिंपल बात। उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो एक इंप्रेशन उन्होंने ऐसा निकाला लोगों के लिए कि भाई बातें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, गिर गई हैं, वगैरह वगैरह। आज आप देख रहे हैं कि वही वैंस ये भी बोलते हैं, स्लो एंड स्टडी, कि देयर आर मेनी थिंग्स ऑन विच वी हैव एग्रीड और वी टेंड टू एग्री। एंड एज मैंने आपको तब भी कहा था, सबसे बड़ी सक्सेस इस टॉक की ये होगी कि 47, 48, 39 साल में पहली बार दोनों पार्टी सामने सामने बैठने का एनवायरमेंट बन रहा है। मुझे नहीं पता था कि तब बैठेंगे। मेरा तब भी आकलन ये था कि शुरुआत कुछ ऐसी होगी कि वो एक कमरे में, दूसरा दूसरे कमरे में, मीडिएटर या सो कॉल्ड फैसिलिटेटर तीसरे कमरे में, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ये मैंने तब कहा था कि जो एनवायरमेंट। सो द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दैट टॉक इज कि वो आमने सामने बैठे। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आती है नेक्स्ट, जो अब आप कह रहे हैं। मैं जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दूंगा, बात तो करनी ही पड़ेगी। आप जो मर्जी आए कर लो, बात तो करनी ही पड़ेगी। इट इज एग्जैक्टली सेम। इंडिया पाकिस्तान, तुम्हें भी बात तो किसी ना किसी दिन करनी ही पड़ेगी। लड़ लो, झगड़ लो, मार लो, पीट लो, जो मर्जी आए कर लो, बात तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर यूएस बातचीत नहीं करने वाली पार्टी होती, अब तक तो उसने ईरान को उड़ा दिया होता। ऐसा नहीं है कि उसके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क इसलिए चल पड़े हैं कि रशिया जैसी कंट्री यूक्रेन को नहीं मार पाई, जो भी कह लीजिए। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बातचीत करें। जो बातचीत जितनी देर से करेगा वो उतना ही पीछे जाता जाएगा। रशिया और यूक्रेन अब बातचीत कर ही नहीं पा रहा। यूएसए नोज दिस वेरी वेल। सो मुझे लगता है जब आज ट्रंप कुछ भी कहे, ये बात जरूरी है कि ये बातचीत इस्लामाबाद या जिनीवा में होगी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो आलिया साहब के घर में भी हो जाए तो भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। आई एम एज हैप्पी अबाउट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बट अगेन जो चैलेंजेस हैं, अगेन इंडिकेटिव चैलेंजेस। अब इंडिया पाकिस्तान इस्लामाबाद को जो तकलीफ आएगी वो ये आएगी कि हाउ विल यू साइड एज न्यूट्रल जब आपने अपनी फोर्सेस सऊदी में डिप्लॉय कर दी हैं। आपका तो अब ये कहना है कि जी चलिए हम सऊदी के लिए लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ेंगे? ऑब्वियसली ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। वही तो अटैक करेगा अगर कर सकता है तो, ठीक है ना। उससे भी बड़ी वो बात, तो कर रहा है ना, वो तो ऑलरेडी हाँ अटैक कर रहा है। मैं तो मान रहा, इसीलिए तो आपके लिए तकलीफ मैंने कर दी ना, इसीलिए। और दूसरी तरफ जैसे ही ये बातचीत खत्म हुई, आई डोंट नो आपके पॉलिटिशियंस को क्या जरूरत थी बोलने की कि ईरान जीत गया बातचीत में। व्हाई वाज दैट रिक्वायर्ड? यू आर सपोज्ड टू बी अ हाँ क्वाइट सर, मीडिएटर। वो एक जज्बाती पन जो है वो उस वजह से उनका एक जो माइंडसेट और जो वहाँ पे फेवर है वो ईरान के साथ है। लोगों की आम सेंटिमेंट भी यही है और पॉलिटिशियंस की भी, क्योंकि दूसरी तरफ इसराइल है और आपको पता है इसराइल जो है वो उसको कहते हैं कि यहूद और नसारा और सब, तो इस वजह से मुसलमान कंट्री होने के नाते। तीसरा, ये जो आपने ले लिया, तीसरा, आप मेडिएट, सो कॉल्ड मेडिएट करा रहे थे तीन पार्टीज को बिठाकर। जरूरी है उसी समय आपको ये बोलना था कि इसराइल जो है वो शैतान है। वो मालूम है इस शैतान, आपके लिए जो शैतान है, ये वो शैतान है जिसमें यूएस की जान बसती है। यूएस आप जो मर्जी आए कर लीजिएगा, वो इसराइल को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान यू कैन ट्राई एनी डैम थिंग, बट वो नहीं छोड़ेगा। आपकी एनिमिटी हो, हेट्रेड हो, जो भी हो, बट यूएस विल ऑलवेज बी विद इसराइल। टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं इन चीजों को कि पाकिस्तान क्या कर रहा था। पाकिस्तान अभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जी हम ईरान के साथ, वो अभी भी सऊदी के साथ वो पैक्ट है या नॉन पैक्ट है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिखा। आप बताइए अगर पैक्ट है तो भाई साहब 40 दिन लगे आपको सोचने में कि हमें अपने 4 जहाज वहां भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, आप बता दीजिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए, पाकिस्तान ने जहाज भेज दिए, पाकिस्तान ने आर्मी भेज दी, क्या करेगी? विल यू स्ट्राइक? विल यू स्ट्राइक ऑन ईरान? आप बता दीजिए। अच्छा चलिए, हो सकता है आपके यहाँ कोई ये ज्यादा समझदार होगा इसलिए बोल देगा नहीं जी अगर ईरान ने अटैक किया, ईरान तो एरियल अटैक कर ही नहीं रहा आजकल, वो तो ड्रोन अटैक करता है, वो तो क्या बोलते हैं मिसाइल अटैक करता है।
आपके एयरक्राफ्ट उस ड्रोन और मिसाइल को न्यूट्रलाइज करेंगे? कहीं सुना है आपने? उसके लिए एयर डिफेंस चाहिए होती, उसके लिए आपको 13,000 सैनिक नहीं चाहिए होते. देर इज नो वे, there is no way that an infantry can actually bring down a missile and a drone until unless it has got air defense equipment with it. फौजी हूं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, बात सच्ची बताऊंगा आपको. मुझे नहीं लगता आपने, ठीक है क्या, क्यों? क्योंकि आपकी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आई हुई थी. सऊदी अगर आपको 4-5 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट दे देगा तो आपके लिए बड़ी काफी कुछ ठीक हो जाएगा. जैसे ही वो आएगा आईएमएफ वाला भी दे देगा. जैसे ही ये सब होगा तो जो आप आजकल इस समय सबसे ज्यादा यूएस का दिखावा कर रहे हैं, वो यूएस भी आपके लिए काफी कुछ कर देगा. मुझे नहीं लगता कि आप लोग इफेक्टिवली मेडिएट कर रहे हो. यू आर, मेरे कंट्री में अगर ये हो रही होती, अगर मैं पाकिस्तानी होता, मैं उनको जाने ही जब देता कि जनाब एक अच्छी सी स्टेटमेंट तो देकर जाओ, ये तो मत बोलो कि गिर गई. प्लीज गिव अ स्टेटमेंट दैट यस वी प्रोग्रेस्ड इट वेल, we could understand each other's this thing, but our differences are so high that we are likely to take time to come to a deal. आप देखिए क्या बढ़िया बात हो जाती. बहुत शुक्रिया. जी 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 बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच करण साहब. थैंक्स अ लॉट कि आपके टाइम का आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया. थैंक्स अ लॉट. जी थैंक यू. जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.